चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्किन मैनेजमेंट। स्किन मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली हम पेशेंट की स्किन को किस तरह प्रिजर्व करना है, पेशेंट की स्किन को किस तरह मेंटेन रखना है, हमारा बेसिक पर्पज़ ये होगा। तो दूसरी हमारी जान लेंगे कि पेशेंट की अगर स्किन नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल उसमें डिटेरियरेट हो, ब्रेक डाउन हो, तो हम किस तरह हमें पता चल जाएगा कि इसमें ब्रेक डाउन है और उसको हम किस तरह करें, उसको क्या इंटरवेंशन कौन कौन से करेंगे, और साथ में काजेज भी हैं कौन कौन से, उसको जो मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारा चीज़ डेवलप हो रहा है, तो उस काजों को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर उस काजों को किस तरह प्रॉपर इस पर वर्कआउट करके पेशेंट की कंडीशन को, पेशेंट की स्किन है दोबारा अपनी नॉर्मल हालात में लाने के लिए अपना काम कर लेंगे। तो इसके लिए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव्स हम आगे आप अपना लेक्चर प्रोसेस कर लेंगे। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमारा बेड सोर क्या है। फर्स्ट हमारा डिक्यूबिटिक अल्सर और बेड सोर क्या है, काजेज की क्या है, उसकी वजूहत क्या है, जिसकी वजह से ये बेड सोर या डिक्यूबिटिक अल्सर बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके काजेज क्या है, और उसकी डेवलप होने के बाद हमने कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन करने हैं ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें, और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सारा कुछ डेवलप हो रहा है। तो हम क्या करेंगे आज पढ़े डिफाइन क्या करें। आज का हमारा फर्स्ट ये है कि हम डिफिनीशन क्या है बेड सोर की या प्रेशर अल्सर की डिफिनीशन क्या है। तो उसका फर्स्ट डिफिनीशन क्या है कि हमारे एक लोकलाइज्ड एरिया पे, एक स्पेसिफिक एरियाज पे प्रेशर पड़ने की वजह से जो टिश्यू की डेथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर अल्सर कहते हैं। टिश्यू की डेथ क्या है, यहाँ पे हमारा जो नेक्रोसिस है उसको हम क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। डेथ ऑफ द टिश्यू ये क्या है, नेक्रोसिस जो है उसको हम टिश्यू डेथ कहते हैं। और टिश्यू डेथ होती क्यों, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई, उसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस को हम क्या कहते हैं कि जो डिफिनीशन है उसको ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर ब्लड सप्लाई क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस इस वजह से डेवलप हो जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल जाती है टिश्यूज को, तो ब्लड सप्लाई की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो टिश्यूज के डेथ होना शुरू हो जाते हैं। और फिर इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गैंग्रीन कहते हैं। नेक्रोसिस की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गैंग्रीन कहते हैं। तो लिहाजा टिश्यूज के प्रॉपर ब्लड सप्लाई न मिलने की वजह से उस पर कंटिन्यूस प्रेशर पड़ रहा हो, तो उसकी वजह से फिर टिश्यूज की डेथ हो जाती है और उसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। और इस पर सारे कंडीशन को भी क्या कहते हैं, प्रेशर अल्सर कहते हैं। प्रेशर अल्सर को हम बेड सोर कहते हैं और प्रेशर सोर भी कह सकते हैं, डिक्यूबिटिक सोर भी अल्सर भी कहते हैं और डिस्टॉर्शन सोर भी कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है उसकी डेप्थ पे, और हम द बेस ऑफ द डेप्थ हम उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिग्रीज में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डिग्रीज में हम उसको डिवाइड करते हैं, जो क्या है उसको पढ़ लेंगे। और काजेज क्या है, बेसिक जो काजेज है हमारा प्रेशर सोर, जैसे मेंशन भी है, प्रेशर सोर इज प्रेशर सोर, प्रेशर अल्सर, बेड सोर, प्रेशर इज द मेन काज। वो क्या हो जाता है, प्रेशर किस तरह डेवलप होता है, प्रेशर जो बढ़ रहा होता है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट लाइन कंडीशन फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है सुपाइन पोजीशन में, सीधा लेटा हुआ है एक बेड पे, तो उसके वजन की वजह से वो कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है, वो अपना पोजीशन नहीं चेंज करवा रहा, तो कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, उसकी जो प्रोमिनेंट एरियाज है लाइक द शोल्डर, लाइक हील, लाइक बैक ऑफ द हेड, तो उसकी जो हमारी जो प्रोमिनेंट एरियाज है उसमें कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, टिश्यूज को प्रॉपरली परफ्यूजन, टिश्यू को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल जाती है, और जब प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल जाती फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, टिश्यूज की डेथ होना शुरू हो जाती है और फिर जो प्रेशर अल्सर है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ लेंगे मैकेनिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक मैकेनिज्म के ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हमारा क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है प्रेशर सोर और बेड सोर। फर्स्ट मैकेनिज्म एक्सटर्नल प्रेशर, जब एक पेशेंट एक स्टैटिक कंडीशन में सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है या सीधा लेटा हुआ है, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, तो क्या हो जाता है, उसकी प्राइमरी एरियाज पे कंटिन्यूस प्रेशर पड़ रहा होता है। जब कंटिन्यूस प्रेशर पड़ रहा होता है तो क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाते हैं और उसमें प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, टिश्यूज की डेथ हो जाती है। दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शन एंड शेयरिंग फोर्स। फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली शीट रबिंग, पेशेंट के नीचे से शीट खींचना। जब आप शीट खींचेंगे, ऊपर से पेशेंट का वजन है, नीचे से आप शीट खींच रहे हैं, तो उसकी क्या हो जाता है, पेशेंट की जो स्किन है वो क्या हो जाता है, वो
उसकी क्या हो जाता है, इसके पेशेंट की स्किन के ब्रेकडाउन शोर हो जाती है। जो अपर लेयर, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑलरेडी क्या हो जाता है, ऑलरेडी पेशेंट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही उसकी स्किन को, तो स्किन ऑलरेडी एक रिस्क होती है, और आप जब नीचे से खींच रहे होते हैं तो उसका क्या हो जाता है, स्किन का डिटेरियोरेट, स्किन के ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, शेयरिंग फोर्स क्या होता है, जब एक तो नीचे से जो हमारी कम्बिनेशन ऑफ द फ्रैक्शन एंड प्रेशर, ऊपर से पेशेंट का प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे से आप फ्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं, आप नीचे से शीट खींच रहे हैं, तो क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं शेयरिंग फोर्स कहते हैं। और इसकी दोनों के फ्रैक्शन और शेयरिंग फोर्स कॉम्बिनेशन की वजह से क्या हो जाता है, प्रेशर सोर्स डेवलप हो जाता है। और also it may also occur in the forward position। फॉरवर्ड पोजीशन को आगे हम पढ़ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि फॉरवर्ड पोजीशन किस तरह से होता है, आगे लेक्चर से मैं आप लोगों को बता दूंगा। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जिसमें किस तरह ये प्रेशर सोर्स डेवलप हो जाता है। फर्स्ट हमारा स्टेप है रिस्क, वेरियस रिस्क फैक्टर्स। वेरियस रिस्क फैक्टर फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ रहा होता है, तरह किस्म के जो हाथ, लेकिन फर्स्ट क्या होता है कि जो पेशेंट के प्राइमरी एरियाज पे उस पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, प्रेशर पड़ रहा होता है, कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से सॉफ्ट टिश्यूज पे प्रेशर पड़ रहा है। तो क्या हो जाता है, जब पेशेंट अनकॉन्शियस या पेशेंट एक ही पोजीशन में लेटा होता है, तो वो एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो पेशेंट पे उसके सॉफ्ट टिश्यूज पे जो प्राइमरी एरियाज उस पर प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारी नॉर्मल जो ब्लड की पिलरीज है उसकी क्या हो जाती है, ऑक्लूजन और टीयरिंग हो जाती है, बंद, ये कंप्रेस्ड हो जाते हैं, और ब्रेक डाउन ऑफ स्मॉल वेसल, जो हमारे स्मॉल वेसल है उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। जब ब्रेक डाउन शुरू हो तो क्या हो जाता है, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल जाती जो हमारे टिश्यूज है। जब प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल जाती तो इस्केमिक नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है। इस्केमिक नेक्रोसिस का मतलब ये है कि प्रॉपरली जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। कम होना क्या कहते हैं, उसका इस्केमिक्स कहते हैं। और निक्रोसिस क्या है, डेथ ऑफ द टिश्यू ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। जो कम ब्लड सप्लाई की वजह से टिश्यू की डेथ होना शुरू हो जाती है, और एट द एंड रिजल्ट क्या हो जाता है, हमारा प्रेशर सोर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्स्ट हमारे ब्राउनिंग एरियाज पे बोनी प्राइमरी एरियाज पे कंटिन्यूस प्रेशर पड़ रहा होता है। प्रेशर की क्या हो जाता है, और वीक टू इस तरह से कंटिन्यूस प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट की जो नॉर्मल की पिलीज है वो उसकी क्या हो जाती है, ऑक्लूजन और टेयरिंग हो जाती है। ऑक्लूजन और टेयरिंग दोनों हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो जाती, रिड्यूस परफ्यूजन हो जाती है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो जाता। उसकी वजह से रिजल्ट क्या हो जाता है, इस्केमिक नेक्रोसिस, कम ब्लड होने की वजह से टिश्यूज की डेथ हो जाती है, और वो क्या रिजल्ट कर जाते हैं, वो प्रेशर सोर डेवलप कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर सोर डेवलप होता है। अब हम रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे। इमोबिलिटी, फर्स्ट वन हम क्या कहेंगे, जब पेशेंट कंटिन्यूस एक स्टैटिक पोजीशन पे पड़ा हुआ हो तो क्या हो जाता है, इमोबिलिटी के रिजल्ट्स। इमोबिलिटी की वजह से पेशेंट एक ही कंडीशन पर पड़े हुए हैं तो प्रेशर सोर के डेवलप होने की चांसेस बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि प्रोलॉन्ग प्रेशर पड़ जाता है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज पे। प्रोलॉन्ग प्रेशर की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल जाती, और रिजल्ट क्या हो जाता है, टिश्यू नेक्रोसिस और प्रेशर सोर डेवलप शुरू हो जाते हैं। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन क्या है कि प्रॉपर्ली प्रोटीन नहीं, कैलोरीज नहीं मिल रहे होते, माल नरिश्ड हो जाते हैं, पेशेंट कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जब कमज़ोर होना शुरू हो जाता है तो स्किन की जो हमारी नॉर्मल स्किन को प्रिजर्व करने के लिए प्रॉपर्ली प्रोटीन होनी चाहिए, प्रॉपर्ली एनर्जी खुराक वगैरह होनी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं मिल रहा होता, तो पेशेंट क्या हो जाता है, एक तरीके ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर सोर या बेड सोर की डेवलपमेंट जिसको हो जाती है। और इसमें हमारे कुछ एक चीज़ें मसल एट्राफी, लॉस ऑफ द मसल टिश्यूज़ की लॉस हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, मसल एट्राफी कहते हैं। और सबक्यूटेनियस टिश्यू जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन क्या है, उसकी लॉस होना, उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर खुराक, ग़िज़ा की प्रॉपर न मिलने की वजह से। यही दो मेन चीज़ें, मसल एट्राफी, मसल की जो टिश्यूज़ है वो उसकी लॉस शुरू हो जाती है, और सबक्यूटेनियस जो हाइपोडर्मिस लेयर है उसकी क्या हो जाती है, उसकी लॉस होना शुरू हो जाता है। अब हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस क्या है, उसका कौन सी मतलब फैक्टर है स्किन के डैमेज होने पे। यूरिन इनकॉन्टिनेंस एक पेशेंट की यूरिन इनकॉन्टिनेंस की वजह से उसकी जो एरियाज है, लाइक जो इंटरनल थाइज है, उसकी जो बटक्स का एरियाज है, वो कंटिन्यूसली क्या हो जाता है, मॉइस्ट रहता है, कंटिन्यूसली गीला रहता है, ठीक है।
और दूसरी चीज़, गीला होने के साथ साथ क्योंकि हमारे क्या होती है, यूरिन काफ़ी एसिडिक होते हैं, उसमें क्या होता है, हमारी जो यूरिन में एमोनिया होने की वजह से, एसिडिक होने की वजह से उसके स्किन का जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस की स्किन के उस पर क्या हो जाता है, स्किन की एब्रेशन हो जाती है। जब कंटिन्यूसली पेशेंट की उसके लाइक ताई, लाइक द बटक एरियाज, जो ग्रोविंग एरियाज है, साथ साथ वो ये एरिया क्या हो जाता है, कंटिन्यूस माइस्ट रहते हैं। माइस्ट का मतलब क्या है, गीले रहते हैं, और जब गीले रहते हैं साथ साथ यूरिन जो है वो एसिडिक होते हैं, और इसकी वजह से स्किन के ब्रेकडाउन या डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या कहते हैं, द मॉइस्ट associated urine incontinence is believed to increase the risk of skin damage due to the chemical irritation from the ammonia in the urine। यही कह रहे हैं कि हमारी जो यूरिन इंकॉन्टिनेंस हो, यूरिन की इनकॉन्टिनेंस की वजह से प्रेशर पेशेंट के क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूसली डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्किन मॉइस्ट रहते हैं, गीले रहते हैं, और बिकॉज ऑफ द एमोनिया, बिकॉज ऑफ एसिडिक इफेक्ट क्या होता है, स्किन की एब्रेशन हो जाती है, क्या हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ पेट सोर की चांसेस भी होते हैं। डिक्रीज मेंटल स्टेटस, ऐसे पेशेंट जिसके क्या हो, जो मेंटली नॉर्मल नहीं हो, ठीक है, और साइकेट्रिक पेशेंट हो, जो उसको अपना केयर करना, और जिसको आपको खुद अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को इतना, मतलब उसको इतनी अवेयरनेस नहीं हो, या तो वो अनकॉन्शियस भी हो, या तो उसको फॉर एग्जाम्पल ऐसे पेशेंट को जो साइकेट्रिक पेशेंट्स को सीज हेड रखते हैं, या उसको डिमेंशिया हो, डिमेंशिया कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी लॉस, क्या कहते हैं डिमेंशिया, लॉस ऑफ द मेमोरी, उसको कुछ भी याद, उसको कुछ भी पता नहीं लगता। तो ऐसे पेशेंट के डेवलपमेंट ऑफ बेड सोर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हमने क्या करना है, केयर करना है कि इस तरह से जो इस फैक्टर्स है जिसकी वजह से बेड सोर की डेवलपमेंट के चांसेस बढ़े, तो उसको हमने क्या करना है, इसे इस फैक्टर्स के करना है। दिस क्या है, फिफ्थ वन क्या है, टिंगनेस सेंसेशन, पैरालाइज पेशेंट को कुछ फील नहीं हो पा रहा होता, पैरालाइजेशन को कहते हैं कि पेशेंट की जो हमारी नर्वस है, जो हमारी स्पाइनल कार्ड है, उसकी कहते हैं ब्रेक डाउन की वजह से, जो हमारी प्रॉपर नर्वस सिस्टम है, लाइक फॉर एग्जांपल वो तो पैराप्लेजिक हो, बिलो द नाफ हो, या एक साइड पे उसको पैरालाइजेशन हो, तो उसको जो नॉर्मल जो हमारी नर्व्स की सप्लाई है उसको फील ही नहीं होता, ना तो उसको फॉर एग्जांपल पेन फील होता हो, ना तो उसको कोई टच सेंसेशन फील होता हो, तो उसको कोई गर्म और सर्द कोई सी चीज़ को उसको फील नहीं होता, तो उसको कहते हैं पैरालाइज कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिसको कुछ फील नहीं होता, सेंसेशन ही नहीं होता, ऐसे पेशेंट का स्ट्रोक क्या होता है, ये जो या तो उसके ब्रेन को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, वो भी अगेन तो इस्केमिक स्ट्रोक होगा, उसको प्रॉपर्ली लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेशन, या हेमोरेजिक स्ट्रोक होगा, जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसकी क्या होता है टेयरिंग की वजह से जो स्ट्रोक हो, उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो उसकी वजह से अदर न्यूरोलॉजिक डिजीजेज में का सेंसेशन द बॉडी द एरियाज लॉस ऑफ सेंसेशन रिड्यूस पर्सन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू ट्रॉमा, टू इंजरीज, हीट एंड कोल्ड, एंड टू द टिंगलिंग इन द लीडर विद सिग्नल्स ऑफ सर्कुलेशन। तो ऐसे सेंसेशन जो पेशेंट पैरालाइज्ड हो, या तो स्ट्रोक का पेशेंट, और न्यूरोलॉजिक कंडीशन हो जो पेशेंट अपने सेंस में नहीं होता, ऐसे पेशेंट फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक के अक्सर जो पेशेंट होते हैं वो तो अनकॉन्शियस होते हैं इन द इनिशियल स्टेजेस, या तो वो कहते हैं वीक होते हैं, या तो एक साइड उसका वीक होता है, एक हाथ एक पाँव, तो इसलिए उसको फील ही नहीं होती, ना तो उसको गर्म सेंसेशन होता है, उसको टच सेंसेशन का, तो उसको हीट सेंसेशन का। तो इस एरियाज पे कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता जाता है, पेशेंट को फील ही नहीं होता, और कंटिन्यूस वेंटिलेशन की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, और बेड सोर की डेवलपमेंट की जल्दी। एडवांस एज भी एक रिस्क फैक्टर है, एडवांस एज की वजह से भी पेशेंट के बेड सोर की डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जनरलाइज थिनिंग ऑफ द एपिडर्मिस। एट द ओल्ड एज क्या होता है, एपिडर्मिस को थिन होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ स्किन ड्यू टू चेंजेस इन द कोलेजन फाइबर ऑफ द डर्मिस। कोलेजन फाइबर की चेंजेस की वजह से क्या होता है, स्किन जो नॉर्मल इलास्टिसिटी और नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है वो इतनी नहीं रहती, जिसकी वजह से बेड सोर की चांसेस बढ़ जाता है। ड्राइनेस की वजह से
due to decrease in the amount of the air produced by the subcutaneous by the sebaceous gland. sebaceous gland की वजह से हमारे नॉर्मल जो उसकी sebaceous gland की नॉर्मल एक्सक्रीशन नहीं होती, नॉर्मल सिक्रीशन नहीं होती, नॉर्मल सिक्रीशन न होने की वजह से, कम होने की वजह से स्किन सख्त क्या होता है, ड्राई रहता है. Diminished pain perception due to reduction in the number of cutaneous skin organ responsible for the sensation process and light touch. जो हमारे नर्वस है, नर्वस सिस्टम होता है जो जिसका फंक्शन होता है कि वो प्रेशर और लाइट टच के लिए इसका फंक्शन होता है. जैसे उसको पहले उसके ऊपर प्रेशर किसी स्किन के किसी जगह पर पड़ रहा है, लाइट टच तो उसकी वजह से उसको डायरेक्ट फील होता है. तो वो स्किन नॉर्मल उसमें क्या हो जाता है, वो उसकी जो परसेप्शन है वो कम हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है, तो उसको फील नहीं होता, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ बेड सोर बढ़ जाते हैं. और डिमिनिश्ड वेन्स एंड आर्टरी फ्लो ड्यू टू एजिंग वेस्कुलर वॉल्स की वजह से. एट द ओल्ड एज क्या हो जाता है, एजिंग की वजह से हमारे वेसल्स है उसकी नॉर्मल इलास्टिसिटी, उसकी वॉल में नॉर्मल इलास्टिसिटी इतनी नहीं होती, उसकी थिकनेस होना शुरू हो जाती है और प्रॉपरली ब्लड सप्लाई जिसकी वजह से नहीं मिल रही होती, तो उसकी वजह से स्किन को उसकी वजह से ब्लड स्लिप की चांसेस होना शुरू. अब क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन लाइक इसमें क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, डायबिटिक पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट की जिसकी वजह क्या हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सोर के चांसेस अक्सर बढ़ जाते हैं. दिस कंडीशन compromise oxygen delivery to tissue by poor perfusion and thus cause poor and delayed healing and increased risk of pressure. क्या हो जाता है, कार्डियक पेशेंट है फॉर एग्जाम्पल, वो उसका जो कार्डियक फंक्शंस है वो नॉर्मल नहीं, फॉर एग्जाम्पल उसका हार्ट प्रॉपरली बीटिंग, प्रॉपर हार्ट बीट का मसला है, तो प्रॉपर हार्ट बीट की वजह से प्रॉपर प्रेशर न होने की वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक स्किन को प्रॉपरली पहुँच जाती. तो क्या हो जाता है, प्रॉपर ब्लड न पहुँचने की वजह से क्या हो जाता है, प्रॉपरली टिश्यू क्या हो जाता है, प्रॉपर परफ्यूजन, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा होता है. जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता तो क्या हो जाता है, जो रिस्क फैक्टर ऑफ द प्रेशर सोर, तो वहाँ पर क्या होता है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, रिस्क फैक्टर इंक्रीज कर जाता है. तो इसकी वजह से वहाँ पर उसको पेशेंट की डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सोर की क्या हो जाता है, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. अदर फैक्टर से हमारे के साथ क्या होता है, फॉर्मेशन अदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द प्रेशर, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेशर आंसर आर पुअर लिफ्टिंग, ट्रांसफरिंग टेक्निक, इनकरेक्ट पोजीशनिंग, हार्ट सपोर्ट सर्विसेज एंड इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस. ये सारे डिफरेंट पोजीशन है, ट्रांसफरिंग टेक्निक्स है, इनकरेक्ट पोजीशनिंग है, हार्ड सरफेस पे बैठ सपोर्ट की वजह से, मतलब उस पर बैठने की वजह से, इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रेशर रिलीविंग जो जहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा हो उसको कम करने के लिए उसको गलत जगह पे अप्लाई करने की वजह से हमारे ब्लड सोर की डेवलपमेंट बढ़ जाते हैं. अब कॉमन साइड्स ऑफ ब्लड सोर या प्रेशर डेवलपमेंट जहाँ यही जो हमारे कॉमन साइड्स है, जहाँ कॉमन जगह है जिसकी जहाँ पे हमारे ब्लड सोर की डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं, और ये डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है. अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ है तो उसका क्या हो जाता है, उसके बैक ऑफ द हेड लाइक शोल्डर, एल्बो, बटक्स और हील पे डेवलप हो जाता है. ये अगर सुपाइन पोजीशन पे, अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल लेटरल पोजीशन पे है तो उसका ईयर, उसकी शोल्डर, उसकी एल्बो, उसकी हील, थाई, लेग और हील की चांसेस क्या हो जाता है, उसके डेवलप हो जाता है. और दूसरा पेशेंट अगर प्रोन पोजीशन पे लाइक उल्टा अगर वो लेटता है तो फिर उसकी एल्बो, रिब केज, थाई, नीज और टोस पे क्या हो जाता है, प्रेशर सोर की डेवलपमेंट के चांसेस. अगर एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल हार्ड सरफेस पे बैठा हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल वो एक व्हील चेयर पे बैठा होता है तो उसकी शोल्डर के ब्लेड पे, यहाँ एरियाज पे, उसकी बटक्स पे और देखते हैं यहाँ पे ना, और उसकी हील पे, क्योंकि जो नीचे प्लेट्स होते हैं काफ़ी सख्त होते हैं, उस पर कंटिन्यूस प्रेशर बैठा रहता है, तो बैठने से प्रॉपर ब्लड सप्लाई, प्रॉपर ब्लड टिश्यू परफ्यूजन नहीं होता है, ब्लड सोर की डेवलपमेंट के चांस हो जाता है. तो ये साइड्स डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस पोजीशन, जिस तरह पेशेंट लेटा रहता है उस पोजीशन पे उसके इफेक्टेड एरियाज इफेक्ट हो जाते हैं. फिर हम स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे. स्टेजेस ऑन द बेसिस
डेप्थ पढ़ने की कि कितने उसके डेप्थ की वजह से कि उस पर मतलब कितना एरिया इन्वॉल्व है अंदर से साइड में, तो उसकी वजह से प्रेशर अल्सर फॉर्म उसके अंदर भी उसको एक स्टेजेस पे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डिग्री। और आगे हम in 2017 two new stages were added: suspected deep tissue injury and unstageable। ये तो जो है वो भी ऐड किए हुए। फर्स्ट डिग्री हम फर्स्ट इनिशियल के अपर लेयर के फॉर एग्जांपल रेडनेस अगर उस तरह से हो तो उसको हम क्या कहेंगे फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री के एपिडर्मस या इंटरनल टिश्यू से इन्वॉल्व हो, और तब सेकंड डिग्री में एपिडर्मस, फिर हाइपोडर्मस, और फिर हमारे सॉफ्ट टिश्यू मसल्स और डिफरेंट जो है हाइपोडर्मस सब दैट हम ये 1 2 3 4 इस तरह से हम ये डिवाइड कर लेंगे। हम फर्स्ट डिग्री के बारे में, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, स्किन इज इंटेक एंड शो नॉन ब्लिंचेबल लुकनाइज रेडनेस और इरिथमा और अपॉन रेडनेस लेवल्स ऑफ टेम्परेचर इज रिलीज्ड। साइन एंड सिम्पटम में इंक्लूड पेन, warm, soft, warm और cold compared to adjacent tissue। एपिडर्मस इन्वॉल्व इन द एपिडर्मल लेयर क्या है कि हमारे फर्स्ट लेयर में, हमारे फर्स्ट स्टेज में स्किन की डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्किन क्या है, डिस्कलरेशन, रेडनेस या इरिथनेस को क्या हो जाता है, इस एरिया ये गर्म रहता है, वार्म रहता है और सॉफ्ट हो जाता है, प्रॉपर उसमें ब्लड सप्लाई नहीं मिल जाती। जब सॉफ्ट हो जाता है उसके ब्रेकडाउन के चांसेस होना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या तो वार्म और कोल्ड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो इस फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या हो जाता है, एपिडर्मस लेयर, इसको याद रखें प्रॉपर्ली कि फर्स्ट स्टेज में क्या हो जाता है, एपिडर्मस जो है वो इन्वॉल्व होता है, एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन। हमारा क्या हो जाता है कि partial thickness skin is lost, superficial breakdown in the epidermis or partial thickness loss in dermis, present is a shiny dry shallow ulcer without slough or bruising। In this stage the ulcer may refer to as blister or abrasion। इसको हम स्टेज पे क्या कहते हैं, एपिडर्मस की ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है, एपिडर्मस की ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है और नीचे डर्मस का इन्वॉल्व हो जाता है। जो हमारी थिकनेस स्किन की एपिडर्मस लेयर वो ब्रेक हो जाता है और डर्मस की ब्रेक हो जाती है और डर्मस की इन्वॉल्व हो शुरू हो जाता है। और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर और एब्रेशन कहते हैं, ब्रेक डाउन। तो इसका मतलब आप ध्यान में रखें कि सेकंड स्टेज में एपिडर्मस के ब्रेक डाउन होके डर्मस की इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। फिर आगे हम उसकी प्रोसीड होते हैं, हम थर्ड लेयर पे चले जाते हैं। जैसे प्रेशर अल्सर के थर्ड लेयर को क्या कहते हैं, स्किन ब्रेक विद soft with deep tissue involvement down to the subcutaneous layer। Full thickness of skin tissue along subcutaneous weight may be visible, but bone, tendon, muscles is not exposed। देख लें ये क्या है थर्ड लेयर में। थर्ड लेयर में हमेशा के लिए याद रखें कि इसमें सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, या सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो सबक्यूटेनियस लेयर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, इसको हमेशा के लिए याद रखें। और इसमें बोन, टेंडन है और मसल्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। थर्ड लेयर में हमेशा के लिए सॉफ्ट टिश्यूज है, सबक्यूटेनियस लेयर है जिसे ये नजर आती है, ये जो है ये क्या है, ये इन्वॉल्व हो जाती है। फोर्थ लेयर में फिर हमारी जो मसल्स है और जो टेंडन है वो जब इन्वॉल्व होते हैं उसके कहते हैं फोर्थ स्टेज। स्किन ब्रेक डाउन विद डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट डाउन टू द बोन, टेंडन और मसल जब इन्वॉल्व होते हैं उसको कहते हैं स्टेज 4 कहते हैं। जैसे कि ये बोन आप लोग को सेक्रल बोन जो है ये प्रॉपर्ली आपको प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है, फुल थिकनेस टिश्यू से लार्ज विद एक्सपोज्ड बोन, टेंडन और मसल्स, स्लाव और एशा may be present on some parts of the bed, often including undermining and turning। Stage 3 and 4 are considered full thickness bound। तो यही फोर्थ स्टेज में क्या हो जाता है कि हमारे जो इंटरनल बोन होते हैं, मसल होते हैं, टेंडन होते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम 3 और 4 स्टेज को क्या कहते हैं, फुल थिकनेस। फुल थिकनेस को कहते हैं हमारे एपिडर्मस एक तो है जो है, फिर हमारा जो डर्मस है, ये सारे टिश्यूज, ये सारे जो फर्स्ट 2 लेयर है वो क्या
फिर उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है इंटरनल, फिर हमारी जो हाइपोडर्मस सॉफ्ट टिश्यूज है बोन बाहर इन्वॉल्व हो जाते हैं थर्ड और फोर्थ स्टेज में, इसलिए हम उसको कहते हैं फुल थिकनेस कहते हैं। फिर हम जो आगे टू स्टेजेस है जो 2000 में किए हुए क्या है, अनस्टेजेबल क्या है, फुल थिकनेस tissue loss in which the base of the ulcer is covered by slough, yellow, grey, green or brown, and ish or brown, black in the wound bed. The slough must be removed before the true stage can be identified. इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, वो फेक स्टेज है और इसको हम एशर भी कहते हैं। ये एशर क्या है, इसको हम एशर स्लफ भी स्टेज पे हम क्या कहते हैं, एशर और स्लफ भी कहते हैं। ये क्या हो जाता है, जो हमारा फुल जो हमारे टिश्यू की उसकी जो फुल थिकनेस की लॉस होने की वजह से एक लेयर, एक स्लफ या जो एशर है वो मे बी येलो हो, मे बी ग्रीन हो, मे बी ब्राउन हो, वो क्या हो जाता है, उसको कवर कर लेता है हमारे बाउंड को। वो क्या करता है, बाउंड को कवर कर लेता है और उसकी वजह से वो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ये तो एशर कहते हैं, अनस्टेजेबल कहते हैं। क्या हो जाता है, जो स्किन जहाँ से सॉफ्ट टिश्यूज की हमारे फुल थिकनेस क्या है, देख लो ये क्या हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया और इसके ऊपर ये वाली जो लेयर है जो मे बी ग्रे, मे बी ग्रीन, मे बी ब्राउन और येलो, इसको एशर भी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं और इसको हमने क्या करना होता है, फिर अपने एक ट्रू स्टेज क्या है, मतलब हमें अंदर से देखना होता है, इसको हमें रिमूव करना होता है। इसको रिमूव करने यहाँ से रिमूव कर अंदर से देख लेंगे कि सॉफ्ट टिश्यूज तक इन्वॉल्व है, जो टेंडन है बोन तक है और यहाँ तक सॉफ्ट है क्या नहीं है, तो इसको इंटरनली देख लेंगे, फिर हमें आगे पता चल जाएगा कि ये कौन सी स्टेज। और सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी क्या है, इट इज अ पर्पल maroon localized area of discolored that skin or blood feel blistered because of determined kinds of tissue, level of tissue necrosis subject to beauty। ये क्या है, बेसिकली ये है जिसलिए या तो मैरून कलर का या तो पर्पल कलर का लोकलाइज्ड डिसकलर्ड इंटेक्ट स्किन होता है, जो कि क्या हो जाता है, जो कि बिकॉज ऑफ द टिश्यू नेक्रोसिस की वजह बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द टिश्यूज की वजह से ये डेवलप कर जाते हैं और फिर स्टेज को क्या कहते हैं, सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी कहते हैं। ये 20 स्टेज है जो कि 2017 में। तो फिर हम डिस्कस इसके लिए हम डिफरेंट स्किल्स होते हैं, डिफरेंट स्किल्स को हमने अप्लाई करना होता है और हम बेसिस ऑफ दैट हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि प्रेशर कितने परसेंटेज पे है, कि मीडियम पे है या तो मॉडरेट रिस्क पे या हाई रिस्क पे है, तो उसको डिफरेंट लेवल ऑफ द रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3 टाइप के स्किल यूज़ करना है, द नार्थर्न स्किल, द ब्रैडन स्किल एंड वाटरलू स्किल। ठीक है, तो एक ही हम यूज़ करेंगे 3 स्किल्स को और 3 लेवल ऑफ द पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन के लेवल को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। पुश क्या है, प्रेशर एज ए स्किल फॉर हीलिंग, हम आगे फर्स्ट हमारी जो नॉर्थर्न स्किल है, नॉर्थर्न स्किल बेसिकली डिवाइड है हमारे कुछ स्टेजेस पे, जिसमें हमें पहले फिजिकल कंडीशन, फिर मेंटल कंडीशन, फिर एक्टिविटी और फिर उसके पेशेंट की मोबिलिटी और फिर इनकॉन्फिडेंस देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 हम देखने हैं, 5 रिस्क फैक्टर्स देखने हैं और ऑन द बेस ऑफ दैट फाइव रिस्क फैक्टर्स हम क्या करेंगे, पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से स्टेज में लो रिस्क है, मीडियम है, हाई है, वेरी हाई है। हमारा टोटल यहाँ पे हमने टोटल जो स्कोर है वो 18 तक है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल फिजिकल कंडीशन हम देख लेते हैं, मेंटल कंडीशन देख लेते हैं, एक्टिविटी, उसकी मोबिलिटी, उसकी कॉन्फिडेंस, ये हमने सारे फॉर एग्जांपल एक देख लिया। ठीक है, एक एक हमने यहाँ से देख लिया, फिर हर एक को हमने उसकी स्कोर दी हुई है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको फॉर एग्जांपल किसी के फिजिकल कंडीशन गुड है, किसी के फेयर, किसी के पुअर, किसी के मेंटल स्टेटस अलर्ट है, पैथेट है, कंफ्यूज है, स्टॉपर्स है, एक्टिविटीज का एम्बुलेंट है, वॉक विद द हेल्प करता है, ब्रेकफास्ट है, इस तरह से मोबिलिटी फुल है, स्लाइड इम्पेयर्ड और इनकॉन्फिडेंस ना मतलब है नहीं, कभी कभी होता है, यूजुअली यूरिन होता है, तो इसको पेशेंट की कंडीशन पे हम अप्लाई कर लेंगे। अगर स्कोर उसका कितना है, ये ग्रेटर देन 18 है, तो
इट मीन्स कि पेशेंट क्या है, लो रिस्क पे है। ठीक है, अगर इन बिटवीन 18 to 14 है फिर बेडिंग रिस्क पे है, और फिर अगर बिटवीन इन बिटवीन 10 and 14 है तो हाई रिस्क पे है, और अगर बिलो 10 है तो वो है वेरी हाई रिस्क पे है। तो ये पेशेंट कंडीशन के ऊपर अप्लाई कर लेंगे तो पेशेंट के कंडीशन के मुताबिक उसका स्कोर निकला जाएगा, और स्कोर का हम इस एरिया पे फिर पुट करने के पेशेंट कंडीशन को दूसरा है ब्रेडिंग स्केल। सेम ही जब इसी तरह इसकी जो है ग्रेडिंग है, अब तो फिर हम क्या करते हैं, सेंसरी परसेप्शन पेशेंट का देख लेते हैं, फिर मॉइस्चर देख लेते हैं, फिर एक्टिविटी देख लेते हैं, फिर मोबिलिटी देख लेते हैं, फिर न्यूट्रिशन देख लेते हैं, फिर फ्रैक्शन एंड शेयरिंग देख लेते हैं, और फिर उसको वही से 1 to 3 फूड की हमने ग्रेडिंग दी हुई है। तो ये स्केल पेशेंट का हर एक कंडीशन पे अप्लाई हो जाती है, और फिर हमारे पास आ जाता है उसका स्कोर। टोटल पॉसिबल पॉइंट हमारे पास 23 है। अगर रिस्क प्रेडिक्टिव स्कोर जो है 1 to 6 है, अब 1 जो है वो हाई है, 3 to 4 जो है वो मॉडरेट इम्पेयरमेंट है। तो ये हमारा टोटल स्कोर 23। अब इसमें से पेशेंट जितना स्कोर लेता है तो हम पेशेंट को उसके मुताबिक पेशेंट को ग्रेड वाइज देंगे कि पेशेंट कितने क्या होगा। वाटरलो स्केल क्या है, अब इसमें भी डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स है, वेट साइज रिलेशनशिप के पेशेंट के वेट कितना है, और फिर उसका स्किन टाइप, विजुअल एस्पेक्ट्स, सेक्स, एज जो है, स्पेशल रिस्क, टिश्यू मालन्यूट्रिशन जो है, न्यूरोलॉजिकल डिवीजन है, सर्जरी है, मेडिकेशन है, एपेटाइट है, मोबिलिटी है, कंटिन्यूस है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। सो देखिए मेंशन किया है कि ओवर 10 पॉइंट at risk over 16 point high risk over 20 very high risk. So this is the क्या है हमारी जो मेन क्राइटेरिया है कि नब्बे से यहाँ से सब एक स्कोर आके हर एक को देख ले, उसकी स्कोर आ जाएगी। अगर वो 10 तक है तो वो रिस्क पे है, नॉर्मल रिस्क पे है, अगर 16 तक है तो वो हाई रिस्क पे है, और अबाउट 20 है और 20 वेरी हाई रिस्क पे है पेशेंट। फिर प्रेशर सूट की मैनेजमेंट किस तरह प्रिवेंशन करेंगे, पेशेंट किस तरह प्रिवेंट कर सकेंगे उसका प्रेशर सूट डेवलप ना हो, और ट्रीटमेंट पर अगर डेवलप है तो ट्रीटमेंट प्रिवेंशन किस तरह है। अगर एक पेशेंट को फॉर एग्जांपल प्रेशर सूट डेवलप हो गया है, वो बेड पे लेटा होता है, तो आपने उसकी एवरी 2 आवर्स, ठीक है, एवरी 2 आवर आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, 2 घंटे के बाद पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर लेंगे तो एक एरिया पे प्रॉपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, हाई प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब हाई प्रेशर नहीं पड़ेगा तो हर एरिया को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई होती रहेगी और प्रेशर डेवलपमेंट के चांसेस नहीं होंगे। चेंज position frequently inconsistent is crucial to development pursuit. Expert advise shifting position about every 15 minutes that you are in wheelchair, or at least once every 2 hours during the night if you spend most your time in bed. यही बात है, प्रेशर सोल का हमने पहले पढ़ा था कि प्रेशर सोल क्यों डेवलप होता है कि एक एरिया पे कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ रहा होता है। ठीक है, अब जब कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ रहा होता है तो प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, पर टिश्यू की नेक्रोसिस, टिश्यू खंडित हो जाती है और प्रेशर सोल डेवलप हो जाता है। अभी क्या है कि अब अगर आप अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कि हम कंटिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज करते रहेंगे। अगर आप व्हील चेयर पर बैठे तो आप एवरी 15 मिनट्स, अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं तो आप एटलीस्ट एवरी 2 आवर अपना एक पोजीशन चेंज कर लिया करें कि जिस एरिया पे प्रेशर पड़ रहा हो उसके एरिया से प्रेशर रिलीफ हो। प्रेशर रिलीफ होने की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई आता जाएगी, और पोजीशन चेंज की वजह से प्रेशर की डेवलपमेंट चांसेस हैं बेड सोर के, तो वो ये रोल ऑफ थेरेपी है, यही पेशेंट की पोजीशन जो है। अगर हम इस तरह से पेशेंट को 30 डिग्री एंगल पे रखेंगे तो उसकी जो हिप्स और शोल्डर देख लें, यहाँ पे हिप्स और शोल्डर की सारी पोजीशन को देख लें तो क्या होगा, तो पेशेंट की जो डिफरेंट
एक तो एरियाज है उसके कम एरिया पे क्या करेगा, प्रेशर पड़ेगा। एक तो देख लें यहाँ से इसकी हिल पे प्रेशर क्या नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो जिस एरिया पे प्रेशर पड़ेगा तो वो हमारा मकसद होगा कि सबसे कम प्रेशर पड़े, ठीक है, और प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई हो, ठीक है। यही पोजीशन को अगर हम पेशेंट को देंगे तो उसकी क्या होगा, एटलीस्ट ब्लड सप्लाई जो होगी वो एटलीस्ट इतनी होगी कि जो दूसरी पोजीशन है बेस कम्पेयर टू दूसरी पोजीशन कि वो क्या होगी, वो एटलीस्ट अच्छी होगी। दूसरी बात ये जो प्रेशर पड़ेगी जैसे डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी पे वो कम पड़ेगी, कम प्रेशर पड़ेगी डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी पे, तो क्या होगा, ये हमारे चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेड सोर की क्या होंगे, कम होंगे। पेशेंट को 30 डिग्री एंगल पे उसको इस तरह से रखेंगे पोजीशन। दूसरी बात, हम स्किन इंस्पेक्शन करने के प्रॉपर्ली उसकी स्किन को हम देख लेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रेगुलरली पेशेंट की स्किन को देखा करें। अगर किसी एरिया पे फॉर एग्जांपल लग रहा हो कि यहाँ पे प्रेशर डेवलप्ड हो रहा है तो उस एरिया पे कम प्रेशर डेवलप्ड हो। और दूसरी बात ये कि न्यूट्रिशन इज द मेन थिंग अगेन कि पेशेंट को प्रॉपर्ली कैलोरीज, प्रॉपर्ली प्रोटीन, प्रॉपर्ली विटामिन, आयरन प्रॉपर्ली मिल रहा हो, क्योंकि स्किन की ब्रेक डाउन में प्रेशर सोर की डेवलपमेंट के मेन रिस्क फैक्टर में इंक्लूड है। पेशेंट को प्रॉपर्ली प्रोटीन, विटामिन और प्रॉपर्ली आयरन मिलनी चाहिए। और पेशेंट को हमने प्रॉपर्ली हाइड्रेट रखना, प्रॉपर्ली उसके जो लेवल ऑफ फ्लूइड्स है, जो लेवल ऑफ बॉडी वाटर का लेवल है उसको प्रॉपर्ली रखना है ताकि स्किन ड्राई नहीं हो, स्किन को प्रॉपर्ली सप्लाई हो, ड्राई ना हो, प्रॉपर्ली सप्लाई हो तो स्किन के ब्रेकडाउन के चांसेस कम होंगे, स्किन हेल्थी होगी तो हेल्थी स्किन के ब्रेकडाउन के प्रिवेंशन के लाइफस्टाइल चेंजेस है, स्मोकिंग, एक्सरसाइज डेली और डेली एक्सरसाइज प्रॉपर्ली ब्लड सर्कुलेशन होगी, प्रॉपर्ली इंप्रूव सर्कुलेशन होगी एक्सरसाइज की वजह से, और स्मोकिंग को हमने अवॉइड करना स्टार्ट करना है। और प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस जैसे हमारे एयर मीटर्स है। एयर मीटर्स क्या होता है कि इसकी वजह से प्रॉपर स्किन के एक एरिया पे प्रॉपर प्रेशर नहीं पड़ रहा होता और उसकी स्किन जो है वो क्या होती है, वो प्रॉपर्ली पेयर क्या होती है, उसकी इंटीग्रिटी जो मेंटेन रहती है, ब्लड सप्लाई मेंटेन रहती है। तो एयर मीटर्स हो गए, वाटर मीटर्स हो गए, और हमारा क्या होगा प्रिवेंशन में हमने फिर आगे क्या करना होता है, हमारी जनरल स्किन कंडीशन होगी, स्किन केयर होते हैं, लोकल प्रेशर रिडक्शन, इस तरह से इन चीज़ पे अगर हम फोकस कर लेंगे तो हमारी स्किन क्या होगा प्रॉपर्ली। ट्रीटमेंट हमारा क्या होगा, प्रेशर अल्सर का कि चेंजिंग पोजीशन, जैसे कि हमने पढ़ी कि रिस्क फैक्टर में हमने पढ़ लिया कि प्रॉपर्ली पोजीशन को चेंज, हमने प्रॉपर्ली पोजीशन चेंज करना है। और सपोर्ट यूजिंग सपोर्ट सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज सपोर्ट करना है कि जिसकी वजह से हमारे प्रॉपर डिफरेंट एरियाज पे क्या करना हो, उस पर प्रेशर ना पड़े, और सपोर्ट सर्फेसेस सॉफ्ट होनी चाहिए, सख्त ना हो, प्रॉपर क्लीनिंग, डेफाइड क्लीनिंग होनी चाहिए, यूरिन कॉन्टिनेंस नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से एमोनिया की वजह से, एसिडिक होने की वजह से केमिकल इफेक्ट में स्किन की ब्रेकडाउन ना हो, रिमूवल ऑफ द डैमेज टिश्यूज, जो टिश्यूज डैमेज हुए तो उसको प्रॉपर्ली ड्रेसिंग करनी चाहिए। डिप्राइमेंट ये रिमूवल ऑफ द डेड टिश्यूज, उसको प्रॉपर्ली ड्रेसिंग करनी चाहिए, उसको जो बाउंड हो उसको हील होने का टाइम देना चाहिए ताकि बाउंड बाकी जो नॉर्मल है आउट है वो उसकी क्या हो, उसकी रिकवरी हो, वो प्रॉपर्ली हील हो, ड्रेसिंग हो। और एंटीबायोटिक अगर नीड हो तो एंटीबायोटिक देंगे, हेल्थी डाइट देंगे, सर्जिकल रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में जो डीप इन्वॉल्व होते हैं उसमें हम सर्जिकल रिपेयर भी कर। रोल ऑफ नर्स क्या है, हमारे नर्स की प्रॉपर नर्स कौन सी क्या है वो रोल है, उसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उसने क्या करना है, फर्स्ट उसने असेस करना है जो फैक्टर्स है जो हमने आगे पढ़े कि जिसकी वजह से ये डेवलप्ड हो रहा है प्रेशर से, उस फिर हमने ये फैक्टर्स हाईलाइट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। वो बीइंग अ नर्स वो हम पहले फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर हम स्किन की कंडीशन को एटलीस्ट ट्वाइस अ डे 2 मरतबा हम स्किन कंडीशन देख लेंगे, और जिस एरिया पर प्रेशर पड़ रहा है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। पेशेंट के स्किन की कंडीशन को देख के उसको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जिस एरिया पे प्रेशर पड़ रहा है
और परफेक्ट परफेक्शन को हमने टच के जरिए पर हमने स्किन के एरियाज को जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है उसको हमने स्किन को देखना है कि वार्मथ है कि मतलब इसमें प्रॉपरली ब्लड सप्लाई है क्या नहीं है, और इंस्पेक्ट ड्राई स्किन, मॉइस्ट स्किन एंड ब्रेकिंग स्किन। बिंग एनालिसिस हमारा फर्स्ट काम रिस्क फैक्टर, जिसकी वजह से हम रिस्क पे है ब्लड सोर के डेवलप होने के। फिर हमने 2 मरतबा एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे उसका हमने पेशेंट की स्किन को इंस्पेक्ट, पेशेंट को स्किन कंडीशन देखनी है, प्रेशर एरियाज को हमने आइडेंटिफाई करना है, पेशेंट की स्किन को देखना है, उसकी प्रॉपरली ब्लड सप्लाई को देखना है, और फिर हमने ड्राई, मॉइस्ट या ब्रेक स्किन को प्रॉपरली। फिर हमारे क्या है, लेवल ऑफ मोबिलिटी पेशेंट की देखनी है, उसकी सर्कुलेशन, लेवल ऑफ मोबिलिटी की पेशेंट मोबिलिटी कितनी है, और हमने सर्कुलेटरी स्टेटस देखनी है। एडिमा है, स्वेलिंग जिसे हम कहते हैं, इसको एडिमा कहते हैं। पेरिफेरल पल्सेस देखना है कि पेरिफेरल पल्सेस की वजह से हमें पता चल जाएगा कि जो पेरिफेरल है, हमारे पेरिफेरीज है जो हमारे साथ में स्किन के आते हैं कि उसमें कितने मतलब ब्लड सप्लाई कितनी है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा। न्यूरोवास्कुलर स्टेटस को हमें साथ में देखना है, प्रेजेंस ऑफ इनकॉन्टिनेंस भी साथ साथ देखनी है, जिसको फर्स्ट में बता दिया, और न्यूट्रिशनल हाइड्रेशन स्टेटस भी साथ देखना है, और नॉट प्रेजेंट एनी हेल्थ प्रॉब्लम, जो हमारी मेन नोट होगी कि हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम जो भी होगा हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना है, पेशेंट डिक्रीज विद सेंसरी परसेप्शन, उसके हमने क्या करना है, उसके प्रेशर सोर पे जिसकी जो प्रेशर एरिया से जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा हो तो हमने इस करना है, प्रोवाइड प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन सरफेस, हमने इस तरह से कोई स्ट्रेटेजीज बनाना है कि जहाँ प्रेशर जिस एरिया पे प्रेशर पड़ रहा है उस पर यहाँ पे एरिया पे प्रेशर को कम कर सके। और फिर हमने पेशेंट विद इनकॉन्टिनेंस को कोशिश करें, जो पेशेंट इनकॉन्टिनेंस है उसकी स्किन कम क्या कर ले, ड्राई रख सके, उसके ऊपर कम से कम उस पर यूरिन पड़े, ठीक है। और अगर साथ साथ उसके हम क्या करेंगे, इसे मॉइस्ट बैरियर ऑइंटमेंट अप्लाई कर लेंगे कि जिसकी वजह से पेशेंट की स्किन जो है वो डिटेरियोरेट हो, पेशेंट की स्किन जो है वो। फिर हमने इंटरवेंशन टू अवॉइड फ्रिक्शन शेयरिंग, पेशेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की फ्रिक्शन और शेयरिंग को कम करने के लिए हमने ऐसे फैक्टर, ऐसे स्ट्रेटजीज डेवलप करने हैं कि पेशेंट की इजीली पोजीशनिंग भी हो, ठीक है, और उसके पेशेंट को हमारे इनसाइड उसकी शीट चेंज भी हो, लेकिन पेशेंट की फ्रैक्शन ना हो, शेयरिंग ना हो, बहुत मिनिमाइज हो ताकि पेशेंट की स्किन खराब ना हो। और हमें क्या क्या करना है, अवॉइड रिंगिंग द पेशेंट द बेड, यूज प्रॉपर पोजीशनिंग टेक्निक, यूज कंफर्ट डिवाइस प्रॉपरली एप्रोप्रिएटली। पेशेंट विद डिक्रीज एक्टिविटी और मोबिलिटी, उसके लिए हमने क्या करना है, establish individual turning schedule, change position at least once after hour and more frequently for the highest individual। यही बात को पेशेंट का हम एटलीस्ट एवरी 2 आवर को प्रॉपरली पोजीशनिंग देनी है, पोजीशनिंग देकर पेशेंट की बॉडी पार्ट में प्रेशर कम हो गया, पेशेंट की डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर को प्रेशर से बचाएं। प्रॉपरली प्रेशर को क्या करना है, प्रॉपरली पेशेंट को न्यूट्रिएंट करना, इसमें क्या है, अपनी प्रोटीन, प्रॉपरली विटामिन, प्रॉपरली आयरन, डिहाइड्रेट, ये चीज़ें सारे हम पेशेंट को करके उसके पेशेंट को हम प्रेशर ब्लड की डेवलपमेंट